Hello my dear students, I am Saurabh Kumar Pandey, teaching for various UPSC, SSC and other state exams from last more than 8 years. तो जो हमने लाइफ साइंस के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसके 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए थे और थर्ड लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक टॉपिक है जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछता है, मॉस्किटो रिलेटेड डिजीज। एक ये अलग से टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू कर देंगे। तो लास्ट क्लास में हमने सिल्क, वुल, कॉटन ये सब डिस्कस किया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉस्किटो रिलेटेड डिजीज। ये हमारा एक अलग टॉपिक है। और लास्ट क्लास में एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं, कॉटन एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा कंट्री इस समय टॉप पर कौन चल रहा है? आंसर इज अमेरिका। कॉटन एक्सपोर्ट में इस समय टॉप पर है यूएस। एक पॉइंट ये आप ऐड कर लीजिएगा जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मॉस्किटो रिलेटेड डिजीज से। लेक्चर नंबर 3। देखिए, मॉस्किटो वाली जो भी डिजीज आप जानते हैं, मेल मॉस्किटो ही प्रॉब्लम करता, मेल मॉस्किटो डिजीज नहीं कराता, फीमेल मॉस्किटो डिजीज कराती है। मॉस्किटो के अंदर कोई वायरस या कोई वॉर्म ऐसी चीजें नहीं है। मॉस्किटो एक्ट करता है जस्ट लाइक पोस्टमैन, कि जैसे पोस्टमैन आया, लेटर उठाया, जिसका एड्रेस है उसको पोस्ट। मॉस्किटो भी कुछ ऐसा ही काम करता है। तो कुछ मॉस्किटो और फीमेल मॉस्किटो ही कैरियर का काम करते हैं। मॉस्किटो को इसीलिए बोलते हैं कैरियर, कैरी करने का काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजीज कराता है। हर मॉस्किटो कैरी नहीं कर सकता, कुछ प्रकार के फीमेल मॉस्किटो ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी कर सकते हैं और डिजीज कराते हैं। क्या एक ही फीमेल मॉस्किटो सबको कैरी कर सकता है मॉस्किटो वाली डिजीज? नो। कुछ फीमेल मॉस्किटो कुछ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी कर सकते हैं और कुछ टाइप के डिजीज करते हैं। ठीक है, मेल मॉस्किटो डिजीज नहीं करता, फीमेल मॉस्किटो कुछ टाइप के वो अलग अलग डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे कॉमन डिजीज आप जानते हो, मलेरिया। मलेरिया किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम हैं। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, पर इनमें डिफरेंस क्या होता है? बैक्टीरिया भी सिंगल सेल का होता है और प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल का होता है। दोनों ही सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म हैं, पर बैक्टीरिया के अंदर सेल में न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता और प्रोटोजोआ के अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस कवरिंग हो, उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोट। जिनमें कवरिंग होती है वो यूकैरियोट होते हैं और जिनमें न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग नहीं होती इन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट। तो बैक्टीरिया भी सिंगल सेल का होता है पर उसके न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग नहीं होता, तो बैक्टीरिया है यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट। प्रोटोजोआ वो भी सिंगल सेल का होता है पर न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ है यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। क्लियर है? बैक्टीरिया आगे हम सेल जब पढ़ेंगे तो सेल में हम डिटेल में बात करेंगे। सेल का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो डिटेल में यह बात आएगी। बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं, ये है यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट का मीनिंग होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग नहीं होती। तो प्रोकैरियोट का मीनिंग इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। देखिए, मैंने ये कहा है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, पर क्या मैंने ये कहा है कि न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल नहीं होता? नहीं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं है पर न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल, डीएनए, आरएनए जो आप जानते हैं वो होता है। वो आगे हम डिटेल में बात करेंगे। मतलब न्यूक्लियस के ऊपर छत नहीं है पर घर में रहने वाले लोग हैं, घर में रहने वाले लोग रह रहे हैं बिना छत के,
ये है प्रोकैरियोट, मतलब न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है पर न्यूक्लियस की कवरिंग नहीं है, वो बाउंड्री नहीं है जो न्यूक्लियस को अलग बता पाए सेल के अंदर। ऐसा लग रहा है कि सेल के अंदर सब कुछ एक जैसा है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है न्यूक्लियस के अंदर और बाहर की, क्योंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ही गायब है। ठीक है, जबकि प्रोटोजोआ, सबसे कॉमन एग्जांपल प्रोटोजोआ, बचपन में आप सुनते थे एग्जांपल के लिए अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ के कुछ एग्जांपल हैं। तो प्रोटोजोआ होता है यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। यूकैरियोट मतलब जिसके न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो प्रोटोजोआ है यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। यूकैरियोट वर्ड का मीनिंग इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ये मीनिंग है। यूकैरियोट का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। एग्जांपल के तौर पे हम देखना चाहें, बैक्टीरिया के अंदर सेल है पर सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, जबकि डीएनए वगैरह इसमें है, डीएनए वगैरह है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि प्रोटोजोआ के अंदर सेल भी है और सेल का न्यूक्लियस भी है, सेल का न्यूक्लियस भी है। ये जो मेम्ब्रेन है ये प्रोटोजोआ में होती है और ये मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के अंदर नहीं है। तो दोनों ही सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है, एक विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता जिसमें, वो बैक्टीरिया है, और जिसमें मेम्ब्रेन है वो प्रोटोजोआ है। क्या ये हम समझ पाए? ठीक है, अब अगला पॉइंट। तो मलेरिया ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। और ये प्रोटोजोआ क्या अपने आप ही उड़ के बॉडी में चला जाएगा? नो, इसको कैरी करने वाला जो पोस्टमैन है, जो डाकिया है, जो इसको कैरी करने का काम करेगा, उस मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनाफिलीस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीस मॉस्किटो, क्लियर? फीमेल में लिखना, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी मॉस्किटो वाले डिजीज हैं वो फीमेल मॉस्किटो से ही हैं, मेल मॉस्किटो डिजीज नहीं करता। तो मलेरिया कॉज ड्यू टू प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, और इसको कैरी करने का काम करता है एनाफिलीस मॉस्किटो। दिस प्रोटोजोआ कैरीड बाय फीमेल एनाफिलीस मॉस्किटो। तो मलेरिया कॉज ड्यू टू प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, और इस प्रोटोजोआ को कैरी करता है एनाफिलीस मॉस्किटो, ये कैरी करता है। तो दो क्वेश्चन हो गए कि मलेरिया किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? आंसर इज प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और कौन सा मॉस्किटोस को कैरी करता है जो हमारी बॉडी में ड्रॉप करता है? मान लो किसी का बर्थडे है, ये मॉस्किटो घूमता फिरता आया, थोड़ा केक खा लिया, अब कोई गद्दार तो है नहीं, केक खाया तो गिफ्ट जरूर देगा, काट लेगा और इस प्रोटोजोआ को बॉडी में ड्रॉप कर देगा। डिजीज कौन सी हो जाएगी? मलेरिया हो जाएगा। तो क्या मलेरिया के लिए कोई ड्रग वग भी है, कोई दवा ववा भी है कि बस ऐसे ही? दवा का नाम है क्विनीन, एंटी मलेरियल ड्रग क्विनीन, जो बनाई जाती है एक प्लांट के बार्क से। बार्क मतलब छाल। उस प्लांट का नाम है सिंचोना प्लांट, जो साउथ अमेरिका का लोकल प्लांट है। सिंचोना प्लांट पाया जाता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और इस प्लांट की जो बार्क है उसी से बनती है एंटी मलेरियल ड्रग, जिसका नाम है क्विनीन। क्या कोई वैक्सीन भी है जो मलेरिया के लिए अवेलेबल है? 4-5 साल पहले एक वैक्सीन बना, RTS, इसको बनाया ब्रिटिश ड्रग मेकर कंपनी, जिसका नाम ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। कई बार आपने ट्यूब वगैरह पे देखा होगा GSK लिखा रहता है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन।
तो ब्रिटिश कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने बनाया आरटीएसएस, पर जो एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी तरफ से अप्रूवल नहीं था यूज करने के लिए। अब डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल दे दिया है, वर्ल्ड का फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन आरटीएसएस, इसको यूज कर सकते हैं अफ्रीकन कंट्री मालावी। वहां पे जब ये सक्सेसफुल होगा तो ग्रेजुअली और कंट्रीज में भी अप्रूवल 1 बाय 1 मिलेंगे। तो वर्ल्ड का फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन जिसको अप्रूवल दिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वैक्सीन का नाम है आरटीएसएस, बनाया गया ब्रिटिश ड्रग मेकर कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा। तो इसको लिखते हैं। अगला पॉइंट हमारा, आई होप ये समझ पाए होंगे, प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया, सब क्लियर हो गई होगी बात। इसको रब कर दे। तो मलेरिया कॉज ड्यू टू प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, कैरी कौन करेगा? ये मॉस्किटो कैरी करेगा। अब हमारा अगला पॉइंट, तो एंटी मलेरियल ड्रग, एक नोट लिख लेते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग क्विनीन, एंटी-malarial drug quinine obtained from bark of cinchona plant. Obtained from bark of cinchona plant. cinchona साउथ अमेरिकन प्लांट है। तो एंटी मलेरियल ड्रग क्विनीन सिंचोना प्लांट से ये बनती है, उसके बार्क से, और ये साउथ अमेरिकन प्लांट है। और वर्ल्ड का फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन जिसको डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल दिया है यूज करने के लिए मलावी में, अफ्रीकन कंट्री मलावी, उस ड्रग का नाम है आरटीएसएस। तो व्हाट इज आरटीएसएस? वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन डेवलप्ड बाय ब्रिटिश ड्रग मेकर ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जिसको डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल दिया मलावी में यूज करने के लिए। वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन डेवलप्ड बाय ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जीएसके बोल देते हैं शॉर्ट में, ब्रिटिश ड्रग मेकर। ब्रिटिश ड्रग मेकर। और डब्ल्यूएचओ गिव एन अप्रूवल फॉर इट्स यूज इन मालावी, मालावी अफ्रीकन कंट्री। WHO gave an approval for its use in Malawi. नेक्स्ट पॉइंट, आई होप ये बता दे, कंप्लीट हो गया होगा। WHO given approval for its use in Malawi, Malawi अफ्रीकन कंट्री, यहां पर इसके यूज को अप्रूवल दिया गया। WHO खुद क्या चीज है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के बारे में भी एक दो पॉइंट नोट कर लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये स्टैब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, जिनेवा इज इन स्विट्जरलैंड। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे वो स्विट्जरलैंड में जिनेवा में है। जिनेवा फेमस बहुत ज्यादा है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल नहीं है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, पर जिनेवा फेमस इतना है कि लोगों को लगता है कि जिनेवा कैपिटल है। तो वर्ल्ड में मैक्सिमम हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे स्विट्जरलैंड का सिटी जिनेवा, पर जिनेवा कैपिटल नहीं है, कैपिटल है स्विट्जरलैंड की बर्न, वहां पर हमने लिखा बर्न। ठीक है। WHO 7 अप्रैल 1948 को बना, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। 7 अप्रैल को इसीलिए मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को इसीलिए होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल ये है वर्ल्ड हेल्थ डे।
वर्ल्ड हेल्थ डे। क्लियर है? तो ये तो बात हुई मलेरिया के बारे में। 2018 में कराई गई वर्ल्ड मलेरिया समिट, 2018 में वर्ल्ड मलेरिया समिट कराई गई कहां पर? लंदन सिटी में हुआ। 2018 का वर्ल्ड मलेरिया समिट लंदन। वर्ल्ड मलेरिया समिट 2018 लंदन। अब पॉइंट आता है कि इंडिया में मलेरिया की क्या स्थिति है। एवरी ईयर मोर देन 1.5 लाख केसेस होते हैं इंडिया में मलेरिया के। और जो भी ये मॉस्किटो या फ्लाई वाली जो डिजीज हैं, इनसे जो डेथ होती है, मलेरिया टॉप पर है वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में मॉस्किटो या फ्लाई की वजह से जो डेथ होती है, मलेरिया टॉप पर है। और सबसे ज्यादा ये केसेस देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल बेल्ट में। ट्रॉपिकल बेल्ट का क्या मतलब? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उस जोन में जो कंट्री पड़ते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का, ये देखते हैं। पहले ये आप देख लीजिए जो पॉइंट हमने मेंशन किए, यहां तक क्लियर होगा सब। तो इस तरह की डिजीज ट्रॉपिकल बेल्ट में ज्यादा देखी जाती हैं। इंडिया में भी एवरी ईयर 1.5 लाख से ज्यादा केसेस होते हैं मलेरिया के। और वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा डेथ मॉस्किटो या फ्लाई कंपेयर करेंगे तो मॉस्किटो वाली डिजीज में मलेरिया टॉप पर है। और 2027 एक्सपेक्टेड ईयर है कि मलेरिया फ्री इंडिया हो पाएगा, ये हमारा टारगेट है। अभी तो हमारे यहाँ काफी केसेस हैं। साउथ एशिया मतलब इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्री देखें तो 2 कंट्री हमारे नेबर में ऐसे हैं जो मलेरिया फ्री हैं। 2015 में मालदीव फ्री हुआ और 2016 में श्रीलंका को डिक्लेयर किया गया मलेरिया फ्री। हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट है 2027 तक हम फ्री हो पाएंगे, अभी नहीं है। ठीक है, इंडिया फ्री कुछ डिजीज से हो चुका है, जैसे पोलियो। 2014 के अराउंड इंडिया पोलियो फ्री डिक्लेयर हुआ। उससे पहले हम स्मॉल पॉक्स फ्री हो चुके। स्मॉल पॉक्स में भी आप जानते हैं गांव में कह देते थे छोटी चेचक। एक होता है चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स तो अभी भी है, पहले भी था। स्मॉल पॉक्स अब नहीं है इंडिया में। इंडिया स्मॉल पॉक्स फ्री हो चुका है, चिकन पॉक्स नहीं। पोलियो फ्री भी है, स्मॉल पॉक्स फ्री भी है। चिकन पॉक्स अभी है इंडिया में, उससे फ्री नहीं हुआ। और मलेरिया केसेस भी अभी हैं। तो एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं, ये कंप्लीट हो गया होगा आई थिंक। श्रीलंका सेकेंड साउथ एशियन मलेरिया फ्री कंट्री आफ्टर मालदीव्स। सेकेंड साउथ एशियन मलेरिया फ्री कंट्री आफ्टर Maldives, declared by WHO, in 2016। तो 2016 में WHO ने डिक्लेयर किया श्रीलंका को सेकंड साउथ एशियन मलेरिया फ्री कंट्री आफ्टर मालदीव्स। और मालदीव फ्री हुआ था 2015 में। मालदीव फ्री हुआ था 2015 में। और इंडिया in 2014 declared as पोलियो फ्री। पोलियो वायरस से होने वाली डिजीज है। पोलियो का रीजन मॉस्किटो नहीं है, वायरस से होने वाली एक डिजीज है, उससे इंडिया फ्री हो चुका है। और ये मॉस्किटो वाली डिजीज नहीं है। 2014 में इंडिया पोलियो फ्री हुआ था और उससे पहले स्मॉल पॉक्स फ्री। अर्लियर स्मॉल पॉक्स फ्री। स्मॉल पॉक्स ये भी वायरस से होने वाली प्रॉब्लम है, वायरस वाली डिजीज है स्मॉल पॉक्स, तो इंडिया इससे भी फ्री है। पोलियो का वैक्सीन ये तो पहले से अवेलेबल है और वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्री पोलियो फ्री हो चुके हैं। पर कुछ कंट्री अभी भी ऐसे हैं जहां पोलियो केसेस हैं, लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नॉट पोलियो फ्री कंट्रीज, नॉट पोलियो फ्री पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान। 2019 में नाइजीरिया पोलियो फ्री डिक्लेयर हो गया। 2019 नाइजीरिया डिक्लेयर्ड एज पोलियो फ्री। नाइजीरिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जितने 54 के अराउंड कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नाइजीरिया। और एक मिलिटेंट ग्रुप जो आए दिन न्यूज में रहता है, बोको हरम, वो कहाँ का आतंकवादी संगठन है, कहाँ का मिलिटेंट ग्रुप है? नाइजीरिया का। तो नाइजीरिया मोस्ट पॉपुलस अफ्रीकन कंट्री है और बोको हरम यहीं का मिलिटेंट ग्रुप है जो यहाँ पर एक्टिव है। वो इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है और वो चाहते हैं कि नाइजीरिया का नॉर्दर्न पार्ट सेपरेट इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए। नाइजीरिया में मेनली इस्लामिक और क्रिश्चियन दो कम्युनिटी है मेजॉरिटी में। तो बोको हरम जो इस्लामिक ग्रुप है वो चाहते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नाइजीरिया एक सेपरेट इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए। तो नाइजीरिया का मिलिटेंट ग्रुप है बोको हरम। नाइजीरिया का मिलिटेंट ग्रुप बोको हरम। और नाइजीरिया मोस्ट पॉपुलस अफ्रीकन कंट्री भी है। मोस्ट पॉपुलस अफ्रीकन कंट्री। एरिया में अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री कौन है? एरिया में सबसे बड़ा कंट्री हुआ करता था सूडान। सूडान तो 2010-11 के अराउंड वो स्प्लिट हो गया अपने कन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि वहां पर भी इस्लामिक कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी इनमें कन्फ्लिक्ट था। तो 2010-11 के अराउंड साउथ सूडान एक अलग कंट्री बन गया, सेपरेट कंट्री बन गया। और साउथ सूडान अभी न्यूज में चल रहा था सिविल वॉर की वजह से, लगातार न्यूज में भी है। तो सबसे पहले अब सूडान एरिया में सबसे बड़ा कंट्री हुआ करता था अफ्रीका में, पर साउथ सूडान के अलग हो जाने की वजह से अभी सबसे बड़ा कंट्री है एरिया में अल्जीरिया। अफ्रीका का एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री है अल्जीरिया। तो अलग से कहीं नोट कर सकते हैं, अल्जीरिया एरिया वाइज लार्जेस्ट अफ्रीकन कंट्री। एरिया वाइज लार्जेस्ट अफ्रीकन कंट्री। 2018 में काफी ज्यादा केसेस किस कंट्री से सामने आए पोलियो के? पपुआ न्यू गिनी। काफी ज्यादा नंबर ऑफ केसेस सामने आए हैं पपुआ न्यू गिनी अभी रिसेंटली। तो पपुआ न्यू गिनी पोलियो आउटब्रेक, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस वहां पर हुए हैं। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया होगा। रिसेंट पोलियो आउटब्रेक ये हुआ पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी यहाँ पर इंडोनेशिया के पास एक कंट्री है, ये इंडोनेशिया के पास छोटा सा कंट्री है पपुआ न्यू गिनी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वर्ल्ड का फर्स्ट पोलियो वैक्सीन ये किसने बनाया? फर्स्ट पोलियो वैक्सीन बनाया था जोनस साल्क। और जो लिक्विड ड्रॉप आती है, पहले तो इंजेक्शन के थ्रू वैक्सीन लगाते थे, अब जो लिक्विड वाली ड्रॉप आती है पोलियो को जो दवा पिलाई जाती है, वो बनाई थी एल्बर्ट सेबिन। ओरल पोलियो वैक्सीन ये बनाया था एल्बर्ट सेबिन। और स्मॉल पॉक्स का पहला वैक्सीन, वर्ल्ड का फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ये बनाया था एडवर्ड जेनर। तो क्वेश्चन आता है, किसे कहा जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन? देखिए, वैक्सीनेशन जो वर्ड है इसका ओरिजिन है एक लैटिन शब्द वैका। सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, इस एरिया को हम बोलते हैं लैटिन अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका के जो आइलैंड है और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, लैटिन भाषा जहां बोली जाती है उस पार्ट को हम लैटिन अमेरिका बोलते हैं। तो लैटिन वर्ड है वैका। वैका का मतलब होता है काऊ। तो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन बनाया था
वो एक्चुअल में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जो उस जमाने में डिजीज एक होती थी काउपॉक्स, एक डिजीज होती थी काउपॉक्स, उसी वायरस को यूज करके बनाया गया था स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। और वैका वर्ड काउ से ही आया है, वैका का लिटरल मीनिंग है काउ, तो इसीलिए फादर ऑफ वैक्सीनेशन जेनर को बोलते हैं। काउपॉक्स का जो वायरस था उसी को लेकर तैयार किया गया था स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, क्योंकि काउपॉक्स वाला वायरस वैक्सीन के थ्रू जब आएगा तो वो इस वाले वायरस को ग्रो नहीं करने देगा, ये हमें हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए फादर ऑफ वैक्सीनेशन, क्योंकि वैका वर्ड काउ से आया है और काउ से रिलेटेड जेनर का एक्सपेरिमेंट था, इसीलिए फादर ऑफ वैक्सीनेशन जेनर है, जेनर को बोलते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीन का मतलब है टीके लगते हैं, जो टीके जो लगाए जाते हैं वो मतलब है वैक्सीन का। तो फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर इनको बोला जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ जनरल क्वेश्चन हो गए। तो मॉस्किटो वाला अभी हमने एक ही पढ़ा है, मलेरिया, पोलियो या स्मॉल पॉक्स ये मॉस्किटो वाले नहीं है, ये तो लिंकिंग में आया इसलिए हमने ये कवर कर लिया। मॉस्किटो वाला एक डिजीज हो गया मलेरिया, प्रोटोजोआ से होता है, कौन कैरी करता है? एनाफिलिस मॉस्किटो। अगली डिजीज मॉस्किटो वाली आती है, अगला पॉइंट देखें, सेकंड डिजीज मॉस्किटो रिलेटेड। देखिए एक बीमारी है डेंगू, एक है चिकनगुनिया, एक है येलो फीवर, एक है जीका वायरस डिजीज। जीका वायरस डिजीज, ये चारों डिजीज है, ये चार अलग अलग वायरस की वजह से है। देखो वायरस हम कह देते हैं, पर वायरस का मतलब ये नहीं कि सब वायरस एक जैसे होते हैं। वायरस में बहुत सारे टाइप हैं। मान लो एक ऐसा वायरस है, एक ऐसा वायरस होगा, एक ऐसा वायरस होगा, एक ऐसा कोई वायरस है सब वायरस पर डिफरेंट टाइप के। ये डिफरेंट टाइप के वायरस, ये डेंगू वायरस, ये चिकनगुनिया वायरस, ये येलो फीवर वायरस, ये जीका वायरस, ये चार डिफरेंट टाइप के वायरस को सेम मॉस्किटो कैरी करता है, नेम एडिस एजिप्टी। 4 डिफरेंट टाइप के वायरस सेम मॉस्किटो कैरी कर सकता है, एडिस एजिप्टी और फीमेल एडिस एजिप्टी। ज्यादातर ये मॉस्किटो डे टाइम में एक्टिव होता है, डे टाइम में ये ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये 4 डिजीज चारों के चारों, इसमें रीजन है वायरस, और इस वायरस को कैरी करने का काम करता है एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी मॉस्किटो सबसे ज्यादा एक्टिव ये मॉस्किटो डे टाइम में। सबसे ज्यादा एक्टिव ये मॉस्किटो डे टाइम में। डेंगू, इनमें सबसे ज्यादा डेडली डिजीज, सबसे जो खतरनाक है वो डेंगू है। इसमें डेथ के केसेस आप सुनते हो काफी बार, पर चिकनगुनिया, येलो फीवर या जीका, इनमें डेथ के केसेस बहुत रेयर होते हैं। ये सबसे ज्यादा डेडली डिजीज है, डेथ के केसेस इसमें ज्यादा होते हैं। और डेंगू के सिम्टम क्या होते हैं? जैसे प्लेटलेट्स बॉडी में बहुत ज्यादा घट जाते हैं। ब्लड में 4 कंपोनेंट होते हैं, इसी प्लाज्मा, प्लेटलेट। प्लेटलेट के नंबर काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, और प्लेटलेट हमें डिफेंस मैकेनिज्म देने में भी कंट्रीब्यूट करता है बॉडी में। तो प्लेटलेट के नंबर काफी कम हो जाते हैं। आगे जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। और डेंगू में बोन में बहुत सीवियर पेन होता है, इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। और इसका एक सिम्टम ये भी होता है नोज से ब्लड आ जाना, नोज से ब्लड आ जाना भी डेंगू का एक सिम्टम है। तो डेंगू ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर, also known as breakbone fever। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इसमें काफी कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड डिक्रीज। और ब्लीडिंग नोज, ब्लीडिंग नोज, नोज से ब्लड आना, ये भी एक सिम्टम है, ब्लीडिंग नोज। जबकि चिकनगुनिया को इतनी डेडली डिजीज नहीं है, येलो फीवर या जीका वायरस भी नहीं।
जीका वायरस डिजीज, ये अभी काफी न्यूज में रहा। 2016 के आसपास ब्राजील में जब ओलंपिक गेम चल रहे थे रियो डी जेनेरो में, तो वहां भी ये काफी न्यूज में रहा। जीका वायरस डिजीज ये फर्स्ट टाइम 1947 में पता लगा था युगांडा, अफ्रीकन कंट्री युगांडा, जीका फॉरेस्ट, वहां से इसका पता लगा था। और 1952 में इसका पता ह्यूमन में लगा था। फर्स्ट टाइम तो ये मंकी में पता लगा था 47 में, ह्यूमन में इसका पता 1952 में लगा। जीका वायरस कोई डेडली डिजीज नहीं है, फिर इतना न्यूज में क्यों रहा? WHO ने इसको हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर क्यों कर दिया था ब्राजील में? रीजन क्या है? जो भी मॉस्किटो वाली डिजीज है वो मदर से चाइल्ड को ट्रांसफर नहीं होता। जीका इज द ओनली केस। जीका में प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रेग्नेंट वुमेन को अगर जीका हो जाए तो ये उसके फीटस को अफेक्ट करता है, उसके फीटस को अफेक्ट करता है, और जो न्यूली बॉर्न बेबी डेवलप हो रहा होगा उसके नर्वस सिस्टम को, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को इंपैक्ट डालता है। तो होगा क्या कि जब डिलीवरी होगी तो बच्चे का पूरा बॉडी नॉर्मल, पर उसका जो स्कल है वो एबनॉर्मली स्मॉल, बहुत छोटा। जितना स्कल का साइज होना चाहिए बर्थ के टाइम पर उसका स्कल बहुत छोटा। स्टार्टिंग में तो दिक्कत नहीं होगी, पर जैसे जैसे उस बच्चे का एज बढ़ेगा तो ब्रेन को भी थोड़ा स्पेस चाहिए एक्सपेंड करने के लिए, और स्कल तो छोटा है, स्कल छोटा और ब्रेन को एक्सपेंड करना है तो ब्रेन डैमेज का खतरा होगा फ्यूचर में। यही प्रॉब्लम है जीका में। किसी एडल्ट को जीका हो रहा है, उसमें कोई डेडली टाइप डिजीज नहीं है, चिकनगुनिया टाइप का है ये, पर जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं उनके जो स्कल को अफेक्ट कर रहा है, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जीका वायरस डिजीज 2016 में काफी ज्यादा न्यूज में रहा। ब्राजील और उसके नियर बाई एरिया में काफी लोगों में ये फैला। इवन ओलंपिक गेम जब 2016 में रियो डी जेनेरो में हुए, रियो डी जेनेरो ब्राजील की कैपिटल नहीं है, फेमस सिटी है, तो वहां पर जब ये हुई डिजीज तो WHO ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। कई सारी कंट्री के प्लेयर खेलने भी नहीं गए जीका की वजह से। तो जीका भी क्या चीज है, एक दो पॉइंट नोट कर सकते हैं, या आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा। तो वन बाय वन देखते जाते हैं। तो जीका वायरस डिजीज सेम मॉस्किटो से होता है। 2016 जीका आउटब्रेक ये हुआ था ब्राजील में। ब्राजील में काफी ज्यादा केसेस हुए थे। इट कॉजेज फीटल डिफॉर्मेशन, फीटस को प्रभावित करता है और जो बच्चा है उसके नर्वस सिस्टम को, एंड कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो जीका वायरस कॉज फीटल डिफॉर्मेशन एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी क्या प्रॉब्लम? माइक्रोसिफेली, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक माइक्रोसिफेली, मतलब एबनॉर्मली स्मॉल स्कल, बहुत छोटा स्कल, कि फ्यूचर में जब ब्रेन एक्सपेंड करेगा तो डैमेज होने का खतरा रहेगा। ब्राजील का जो सिटी है रियो डी जेनेरो, उसको यूनेस्को ने अभी कुछ डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया बताइए? रियो डी जेनेरो ब्राजील का सिटी, जहां 2016 में ओलंपिक भी हुए थे, यूनेस्को ने इसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड आर्किटेक्चरल सिटी, वर्ल्ड आर्किटेक्चरल सिटी। वर्ल्ड आर्किटेक्चरल कैपिटल सिटी डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को, रियो डी जेनेरो को डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड आर्किटेक्चरल कैपिटल सिटी बाय यूनेस्को 2019 में, अभी जल्दी ही। जबकि ब्राजील की कैपिटल है ब्रासिलिया, उसकी एक्चुअल कैपिटल का नाम है ब्रासिलिया। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया मलेरिया और मॉस्किटो वाले 4 डिजीज। और अगला आता है नेक्स्ट डिजीज है, ये आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा। 3rd नंबर पे एक डिजीज है काला अजर। मलेरिया के बाद 2nd नंबर पे सबसे ज्यादा डेथ होती है काला अजर से। मलेरिया नंबर 1 पे है, काला अजर नंबर 2 पे है। कई बार गांव में काला ज्वर बोल देते हैं।
तो काला अजगर या इसका नाम है ब्लैक फीवर और नोन एज दमदम फीवर और नोन एज वाइसरल लेशमेनियासिस। वाइसरल लेशमेनियासिस caused due to protozoa, caused due to protozoa। प्रोटोजोआ, और इसको जो कैरी करता है प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है, और यहां पर मॉस्किटो कैरियर नहीं, यहां पर कैरियर है फ्लाई, मक्खी। इसको कैरी करती है सैंड फ्लाई, मक्खी, कैरिड बाय सैंड फ्लाई। ये डिजीज होती है, सैंड फ्लाई कैरी करता है प्रोटोजोआ को, तब ये प्रॉब्लम होती है काला अजगर और ब्लैक फीवर और नोन एज दमदम फीवर, और इसका साइंटिफिक नेम वाइसरल लेशमेनियासिस। इसके अलावा और भी मॉस्किटो वाली डिजीज है। एग्जांपल के लिए एक डिजीज जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, एक है फाइलेरिया, एक है वेस्ट नाइल वायरस डिजीज। जापानीज इंसेफ्लाइटिस, कुछ दिन पहले आपने केस सुना कि गोरखपुर पीआरडी मेडिकल कॉलेज काफी बच्चों की डेथ हो गई ऑक्सीजन की कमी से। तो वहां डिजीज कौन सी थी, कौन सी डिजीज वहां इतनी ज्यादा फैलती है कि आए दिन न्यूज में रहता है? डिजीज का नाम है जापानीज इंसेफ्लाइटिस। वहां जो बच्चों में डिजीज बहुत ज्यादा फैलती है, जिसको दिमागी बुखार हम कह देते हैं, दैट इज जापानीज इंसेफ्लाइटिस। जापानीज इंसेफ्लाइटिस, और कॉज ड्यू टू, वायरस का नाम भी यही है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस कॉज ड्यू टू जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस, जेई वायरस। जापानीज इंसेफ्लाइटिस कॉज ड्यू टू जेई वायरस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस। और इस वायरस का सोर्स है वाइल्ड बर्ड्स एंड पिग। वाइल्ड बर्ड्स और पिग वो इसका रिजर्वायर है, वो इसका सोर्स है। ये मिटा दें, जेई वायरस इसका सोर्स है वाइल्ड बर्ड्स एंड पिग्स। बट गुड थिंग इज कि इसका वैक्सीन अवेलेबल है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन अवेलेबल है। ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कराता है। और वेस्ट नाइल वायरस, ये सारे ये दोनों वायरस वाले हैं। फाइलेरिया ये होता है वॉर्म की वजह से, कॉज ड्यू टू वॉर्म। यहाँ पे वायरस या बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है, प्रोटोजोआ भी नहीं, वॉर्म। जैसे कई सारी डिजीज होती है, राउंड वॉर्म की वजह से, पिन वॉर्म की वजह से, हुक वॉर्म की वजह से, ऐसे ही वॉर्म की वजह से फाइलेरिया। फाइलेरिया, ये तीनों डिजीज को करने वाला जो मॉस्किटो कैरी करता है इन सब चीजों को, इन वायरस को और वॉर्म को, इसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो, कैरीड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो। इन दोनों वायरस को और इस वॉर्म को कैरी करता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो सारी डिजीज कराता है। क्लियर है? वेस्ट नाइल ये अभी न्यूज में रहा, केरला में से काफी केसेस सामने हैं। 2019 में केसेस रिपोर्टेड फ्रॉम केरला, जबकि फर्स्ट टाइम 1936 में इसका पता लगा था युगांडा के वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट में। युगांडा का वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट 1936 फर्स्ट टाइम ये वहां से पता लगा था। तो वेस्ट नाइल ये फर्स्ट टाइम पता लगा था 1936 युगांडा। वेस्ट नाइल वायरस फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड in 1936 फ्रॉम युगांडा। और 2019 में इसके केसेस सामने आए हैं केरला से पता लगा।
और जीका जो मैंने बताया था, जीका 1947 में फर्स्ट टाइम पता लगा था। जीका फॉरेस्ट युगांडा, मंकी में पाया गया था। वो लिख देते हैं वो भी। ये कंप्लीट हो गया। नोट, जीका वायरस डिजीज फर्स्ट टाइम reported in 1947 from rhesus monkey, Zika forest, युगांडा। तो जीका वायरस डिजीज फर्स्ट टाइम 1947 में पता लगा था इस मंकी के अंदर, जीका फॉरेस्ट युगांडा, यहां मालूम चला था इसके बारे में। इसके अलावा केरला में एक और डिजीज अभी काफी न्यूज में रहा, निपा वायरस, निपा वायरस डिजीज। ये मॉस्किटो से नहीं, इसका सोर्स होता है फ्रूट बैट, चमगादड़, फ्रूट बैट। अगर उस फ्रूट बैट ने कोई फ्रूट खाया हुआ है और एनिमल ने फ्रूट को खा लिया तो चला गया वायरस एनिमल के अंदर। जो ह्यूमन उस एनिमल के केयर कर रहा होगा वहां से आ जाएगा ह्यूमन में, और ह्यूमन में आ गया तो ह्यूमन से ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो सकता है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफर हो सकता है। अभी काफी केसेस पाए गए हैं इसके केरला में, जबकि फर्स्ट टाइम ये 99 में पाया गया था मलेशिया में। मलेशिया में फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड in 99 from मलेशिया। तो एनिमल टू ह्यूमन में भी आ सकता है और ह्यूमन टू ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकता है। रिसेंटली केसेस रिपोर्टेड फ्रॉम केरला ऑल्सो, रिपोर्टेड फ्रॉम केरला ऑल्सो। काफी केसेस इसके केरला में भी सामने आए अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। अब इसके अलावा एक दो पॉइंट और देखते हैं। और निपा वायरस, इसका सोर्स है फ्रूट बैट। फ्रूट बैट। और एक डिजीज इबोला वायरस, ये भी मॉस्किटो वाला नहीं है पर न्यूज में था कुछ टाइम पहले। इबोला वायरस, इसका भी सोर्स फ्रूट बैट। जैसे मैंने निपा वायरस में बताया उसी तरह का केस है ये भी, कि एनिमल टू ह्यूमन में भी हो सकता है और ह्यूमन टू ह्यूमन में भी हो सकता है। वेस्ट अफ्रीका में 2014 में बहुत ज्यादा डेथ हुई इबोला की वजह से, क्योंकि ये वायरस बहुत इजीली एक से दूसरे में फैलता है। जैसे मान लो किसी पर्सन को इबोला हुआ, अब जो डॉक्टर या नर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे होंगे और कोई भी बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में आ जाए तो ये वायरस ट्रांसफर हो जाता था। 6 मंथ के टाइम में ही बहुत ज्यादा डेथ सामने आए थे इबोला वायरस की वजह से, और 2014 के आसपास ये बहुत न्यूज में था वेस्टर्न अफ्रीका में। तो इबोला आउटब्रेक, इबोला आउटब्रेक 2014 के हुआ था वेस्ट अफ्रीका में। तो 2016 तक ये कंट्रीज इबोला फ्री हो गए थे, पर अभी आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है कि इबोला के केसेस फिर से सामने आ रहे हैं। आए दिन न्यूज आती है कि इबोला के केसेस फिर से रिकवर हो रहे हैं उन एरियाज में। तो सबसे ज्यादा केसेस हुए थे वेस्ट अफ्रीका के 3 कंट्री में। एक का नाम है गुनी, एक का नाम है सिएरा लियोन, और एक कंट्री लाइबेरिया। यहां पर केसेस सामने आए थे। तो सारी डिजीज मॉस्किटो वाले नहीं है, मैंने डिजीज कई सारी लिखी हैं। मॉस्किटो वाले कौन कौन से हैं? मलेरिया, उसके बाद हमने पढ़ा था डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका। फिर हमने नाम सुना काला अजर, वहां पे मॉस्किटो नहीं है, फ्लाई है, मक्खी। उसके बाद हमने नाम सुना जापानीज एन्सेफेलाइटिस, फाइलेरिया और वेस्ट नाइल। इतने मॉस्किटो वाले हैं और एक मक्खी वाला है, जितने नाम हमने पढ़े। इबोला मॉस्किटो वाला नहीं है, निपा मॉस्किटो वाला नहीं है, जीका मॉस्किटो वाला है।
ये हम पढ़ चुके हैं सबको अलग अलग। पोलियो भी मॉस्किटो से नहीं है, स्मॉल पॉक्स भी मॉस्किटो वाला नहीं है। तो हमने अलग अलग कर दिया कौन मॉस्किटो वाला था कौन नहीं था, जहां पर भी रिलेटेड वर्ड आ रहे थे उनको हमने कंप्लीट किया। अब मेरा क्वेश्चन है इसमें, कोई फिश ऐसी है जो मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है या मॉस्किटो के लार्वा को खाती है? जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं कैसे ग्रो करते हैं? सबसे पहले होता है एग, फिर होता है लार्वा, जैसे हमने सिल्क वाले केस में पढ़ाया था लास्ट टाइम। और सिल्क वाले में ध्यान रखिएगा, कॉटन का एक्सपोर्टर, एक पॉइंट मुझे बताना था लास्ट टाइम कि कॉटन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अभी कौन है? यूएस। ठीक है, प्रोडक्शन में चाइना है पर एक्सपोर्ट में यूएस। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया होगा। कोई फिश ऐसी है जो मॉस्किटो के लार्वा को खाती है, मॉस्किटो का लार्वा खा जाती है, गंबूशिया फिश, पर इसकी पॉपुलेशन में भी आजकल काफी कमी आ गई है। गंबूशिया फिश मॉस्किटो के लार्वा को खाती है पर इसकी पॉपुलेशन पिछले कुछ साल से डिक्रीज हो गई है, कम होती जा रही है। गंबूशिया फिश ईट मॉस्किटो लार्वा, पॉपुलेशन डिक्रीजेस, पॉपुलेशन डिक्रीजेस। एक और नाम से जानते हैं मॉस्किटो फिश। गंबूशिया ऑल्सो नोन एज मॉस्किटो फिश। अच्छा, जो हम ये ऑल आउट वगैरह यूज करते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट हम यूज करते हैं, मोर देन 95% ये केरोसिन है। तो अगर केरोसिन ही लेना है तो 20-22 रुपीज में तो आपको लीटर मिल जाएगा। फिर हम वाई वी आर स्पेंडिंग 70-80 रुपीज फॉर ml क्वांटिटी हम लाते हैं, 70-80 रुपीज पे करते हैं। मोर देन 95% इज केरोसिन ओनली। अगर केरोसिन ही मॉस्किटो को खत्म कर रहा है तो फिर तो केरोसिन 20 रुपीज में मिल जाएगा, 70-80 रुपीज हमें खर्च क्यों कर रहे हैं? उसके अंदर जो केमिकल डाला जाता है मॉस्किटो को किल करने के लिए, एलेथ्रीन, पैराथ्रीन, ट्रांसफ्लूथ्रीन, तो इसी केमिकल में एडवांसमेंट होता जा रहा है, नए नए केमिकल आते जाते हैं। और कुछ साल पहले ये भी डिक्लेयर किया गया कि यूकलिप्टस का जो ऑयल होता है, सफेदा, यूकलिप्टस मतलब सफेदा, यूकलिप्टस वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट ट्री होता है। दूसरे नंबर पे वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट ट्री है यूकलिप्टस, टॉप पर है सिकोइया जिसको रेडवुड कहते हैं। टॉलेस्ट ट्री वर्ल्ड का सिकोइया जिसको रेडवुड कहते हैं, कैलिफोर्निया अमेरिका का। सेकंड टॉलेस्ट होता है यूकलिप्टस जो ऑस्ट्रेलियन प्लांट है। पर हमारे यहाँ पर भी लोग यूकलिप्टस का कल्टीवेशन करते हैं, पानी बहुत सोखता है, वो वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि टॉलेस्ट सेकंड टॉलेस्ट ट्री है। तो हमारे लोकल प्लांट रिप्लेस होने लगते हैं, लोकल प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब जिन एरियाज में वाटर की कमी है वहां यूकलिप्टस लगा दोगे तो सारा वाटर एब्जॉर्ब करने लगेगा, लोकल प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। पर तो भी लोग यूकलिप्टस कल्टीवेट करते हैं, कोई तो बेनिफिट होता होगा। बेनिफिट है उसका मेडिसिनल यूज एंड कमर्शियल यूज। मेडिसिनल यूज में एस्थमा की मेडिसिन, आर्थराइटिस में जो ऑयल यूज होता है, एस्थमा की मेडिसिन, आर्थराइटिस का ऑयल और मॉस्किटो रेपेलेंट केमिकल भी बनता है उससे। यूकलिप्टस ऑयल मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम लोग लगाते हैं। मेडिसिनल यूज है और कमर्शियल में प्लाई मेकिंग और मैच स्टिक, इसके लिए। तो मॉस्किटो रेपेलेंट केमिकल्स, ऑल आउट वगैरह में जो केमिकल डाले जाते हैं मॉस्किटो रेपेलेंट्स, एलेथ्रीन, थ्रीन वर्ड जहां लिखे ना, थ्रीन ऑप्शन आ जाए और थ्रीन लिखा हो तो कई सारे नए नए केमिकल भी आते जा रहे हैं, पर थ्रीन वर्ड इंडिकेट कर रहा है मॉस्किटो रेपेलेंट। तो एलेथ्रीन, पैराथ्रीन, ट्रांसफ्लूथ्रीन और यूकलिप्टस ऑयल, ये भी नोट कर लो। यूकलिप्टस ऑयल, इससे भी बनते हैं कुछ केमिकल। यूकलिप्टस ऑयल एक्ट एज मॉस्किटो रेपेलेंट। यूकलिप्टस होता है सेकंड टॉलेस्ट ट्री, वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट ट्री आफ्टर सिकोइया। सिकोइया ऑल्सो नोन एज रेडवुड। कहां पाया जाता है? कैलिफोर्निया, यूएस।
और यूकलिप्टस कहाँ का प्लांट है? ऑस्ट्रेलियन। यूकलिप्टस है ऑस्ट्रेलियन प्लांट। तो यूकलिप्टस वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट ट्री आफ्टर सिकोइया। सिकोइया आल्सो नोन एज रेडवुड कहाँ का प्लांट है? कैलिफोर्निया अमेरिका का। और यूकलिप्टस ऑस्ट्रेलियन प्लांट है। पर यूकलिप्टस का वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन इज हाई, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज इकोलॉजिकल टेररिस्ट। तो कमर्शियली तो यूज ठीक है, मेडिसिनल और कमर्शियल यूज के लिए ठीक है, पर एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। एनवायरनमेंट के लिए यूकलिप्टस अच्छा नहीं है। सफेदे का जो पेड़ होता है उसी की बात कर रहे हैं। पानी बहुत सूखता है, वाटर एब्जॉर्प्शन इज हाई, पर कमर्शियल और मेडिसिनल यूज है, इसीलिए तो कल्टीवेशन करते हैं। पंजाब वगैरह में बहुत कल्टीवेट करते हैं, यूपी वगैरह में भी आपने देखा होगा। तो यूकलिप्टस का मेन यूज कमर्शियल और मेडिसिनल यूज। कमर्शियल एंड मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल में भी मेनली एस्थमा एंड आर्थराइटिस। एस्थमा एंड आर्थराइटिस यहां पर मेन यूज है इसका। तो आई होप स्टूडेंट्स सारी बातें समझ में आई होंगी। तो थर्ड लेक्चर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट ब्रांच हमने शुरू की थी सेरीकल्चर, सिल्क के बारे में हमने बताया। तो सिल्क की कहानी कंप्लीट की थी, और आज मैंने एक एडिशनल टॉपिक अलग से बताया है मॉस्किटो के बारे में। मॉस्किटो और फ्लाई रिलेटेड डिजीज के क्वेश्चन आते हैं। अब लेक्चर 4 जो हम स्टार्ट करेंगे, सेरीकल्चर के बाद और जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो मैं कवर कर रहा हूं, ये मैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, एसएससी, सीजीएल, जेई, स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, मतलब मेरी कोशिश ये है कि लाइफ साइंस को इस तरह से पढ़ा दिया जाए कि आपके सारे एग्जाम को ये कवर कर ले। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फिर लेक्चर 4 में, इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।